गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ बायो में हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किस पे बात कर रहे थे? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा था कि जो एक फ्लावर है, एक फ्लावर मॉडिफाइड सूट होता है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये एक प्लांट सरफेस है और ये प्लांट, ये इसकी रूट्स, क्लियर, ये इनकी ब्रांचेज और इस तरीके से ये इसकी हो गई लीफ। क्लियर? होता क्या है कि जब एक प्लांट वेल डेवलप हो जाता है, यानी कि वो अपनी वेजिटेटिव स्टेज को क्रॉस कर जाता है, देन जब उसमें रिप्रोडक्शन टाइम आता है ना, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन का जो समय आता है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर इनिशिएट होती है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके बड यानी कि कलिका। क्या कहते हैं? कलिका यानी कि बड कहते हैं। इसको आप फ्लावरिंग बर्ड या पुष्प कलिका भी कह सकते हो। यही बर्ड आगे विकसित होकर के और एक अपने फ्लावर का निर्माण करती है। क्या करती है? ये फ्लावर का निर्माण करती है इस तरीके से। क्लियर? तो एक जो पुष्प है ना, इस पुष्प के अंदर ही, इन पुष्प के अंदर ही पादप के जो जननांग है, वो पाए जाते हैं। तो बात आती है कि पुष्प क्या है? तो पुष्प पादपों के जननांग है। आप इसको या तो यूं सेट कर लीजिए और या यूं मान लीजिए कि पुष्प के अंदर पादप के यानी कि पौधे के जननांग पाए जाते हैं। क्लियर? तो अब हमें चाहिए कि ये पुष्प दिखने में कैसा है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, क्या होता है ना। तो उसको देखने के लिए हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्लावर के बारे में। तो देखिए, एक एंजियोस्पर्मिक जो पादप है ना, पुष्पी पादप इसको कहते हैं या उसको आवर्तबीजी पादप कहते हैं। तो उनमें जो जननांग है वो पुष्प के रूप में लगते हैं। क्लियर? तो इन जननांगों को अपने बात करते हैं कि दो भागों में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि एक जो पार्ट है आपके एंथर और फिलामेंट। क्लियर? उसको मैं देखिए यहां ड्रॉ करके बता रहा हूं। पुष्प का नीचे का जो ये भाग है, जिसको अपन डंडी कहते हैं, जिसको अपन पकड़ करके यूज करते हैं ना, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं आपके पुष्प व्रंथ यानी कि पेडिकल। क्लियर? पुष्प व्रंथ या पेडिकल। इसका जो स्वेलिंग वाला पार्ट है, जो फूला हुआ मोटा जो भाग है ना, इस मोटे या फूले हुए भाग यानी कि ये वाला पार्ट, ये इस भाग को कहते हैं आपके थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। और इसी को कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं हिंदी में? पुष्पासन। क्लियर? तो ये जो डंडी नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं आपके पुष्प व्रंथ, और इसके ऊपर का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं आपके पुष्पासन। इट मींस ये वो आसन, इसको आप इस तरीके से मान लीजिए, ये पुष्प व्रंथ यानी कि पेडिकल, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पुष्पासन। और इसी के ऊपर सारे जो अंग हैं पुष्प के, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। देखिए, पुष्प को संरचना के आधार पर, हमारी सुविधा के आधार पर इनको दो चक्रों में बांटा जाता है। सबसे बाहर का जो चक्कर है ना, सबसे बाहर का जो चक्कर है, जो एक लीफ की तरह संरचना है। किसकी तरह संरचना है? एक लीफ की तरह संरचना है, ऐसे। तो ये जो लीफ की तरह जो स्ट्रक्चर है, इस लीफ की तरह स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपके सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। यानी कि इसको कहते हैं बाह्य दल। इनको क्या कहते हैं? बाह्य दल। गौर कीजिएगा, एक जो पीस है, एक पत्ती नुमा जो संरचना है। देखिए, आप एक काम करें, दिमाग में गुलाब का फूल रखें, है ना। तो गुलाब का फूल कहती है, आपके दिमाग में इसकी पिक्चर आ रही है। तो गुलाब के फूल की जो डंडी आप पकड़ते हुए ना, डंडी, उसको तो कहते हैं पुष्प व्रंथ यानी कि पेडिकल।
और जो उसका फूला हुआ भाग है उसको कहते हैं पुष्पासन यानी कि थैलेमस। उसके चारों ओर जो पत्तीनुमा जो स्ट्रक्चर है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं बाह्यदल या इसको कहते हैं आपके सेपल। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। देखिए इस तरीके से, क्लियर? ये सेपल जो है, इन सेपल के पूरा जो ग्रुप है, ये 4-5 संख्या में हो सकते हैं, इन पूरे ग्रुप को कहते हैं आपके बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। और इसको अपन टैक्सोनॉमी में कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, कौन से कलर का होता है ये ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है, यानी कि हरे रंग का। हरे रंग की होने की वजह से ये क्या करता है? कुछ मात्रा में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। और यही कारण है कि अगर हम मार्केट से फ्लावर लेके आए और उनको कुछ देर के लिए पानी में रख दें तो वो 1 दिन 2 दिन तक खराब नहीं होते। क्लियर? तो ये तो था आपके सेपल। अब देखिए सेपल के बाहर ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो है ना, इसको कहते हैं आपके पेटल, यानी कि इसको कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल। ठीक बाह्य दल की तरह इनकी भी संख्या 4, 5 या अधिक हो सकती है, कुछ इस तरीके से। ध्यान रखना ये कलर स्ट्रक्चर है। क्या चीज है भाई? ये एक कलरफुल स्ट्रक्चर है। ठीक है? इनके पूरे जो ग्रुप है ना, इनकी पूरी संख्याओं को क्या कहते हैं? दल पुंज। क्या कहते हैं? दल पुंज कहा जाता है। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको कोरोला। और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? कैपिटल सी से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि जो दलपुंज है, ये दलपुंज एक तो क्या होता है? रंगीन होता है, मतलब इसका स्पेसिफिक कलर होता है। क्लियर? चटकदार होते हैं और इनमें नेक्टर्स मतलब मकरंद पाया जाता है। और इन्हीं चटकदार कलर मकरंद की वजह से जो भी हनी बी वगैरह है, मधुमक्खी वगैरह है ना, वो इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, आकर के रसपान करते हैं। और जब यहां से उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है ना, जिसको कहते हैं परागण, उसको कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि पॉलिनेशन। क्लियर? तो ये आपके जो चक्र है बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पुष्प का सहायक चक्र। क्या कहते हैं? पुष्प के लिए सहायक चक्र कहते हैं। क्लियर? अब देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको गौर कीजिए कि अब हम बात कर रहे हैं सेकंड चक्र। सेकंड चक्र में बात करें कि अंदर का जो पार्ट है, यानी कि एंथर और फिलामेंट, कुछ इस तरीके से। इसमें देखिए यहां से एक और स्ट्रक्चर ग्रो करती है इस प्रकार से, एक ये इस प्रकार से ऐसे, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके स्टेमन, यानी कि पुंकेसर। क्या कहते हैं? इस पूरी संरचना को कहा जाता है आपके पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर, यानी कि स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। देखिए एक जो पीस है, जैसे मान लो जैसे ये है, ये एक कौन है भाई? ये एक अंगुली है, ये भी एक अंगुली ऐसे, और ये मुट्ठी या पंजा। ठीक उसी तरीके से एक सदस्य अगर है, एक सदस्य को कहते हैं पुंकेसर। और इसी तरीके से पुंकेसर के पूरे ग्रुप को, यानी कि संख्या में 2, 4 या असंख्य भी हो सकते हैं, तो पूरे ग्रुप को कहा जाता है आपके पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। और इसी को कहते हैं अपने एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। और ध्यान रखना ये पुष्प का नर भाग होता है। ये क्या होता है अभी? पुष्प का नर भाग, यानी कि मेल जो सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंड्रोशियम यानी कि पुंकेसर के रूप में पौधों में पाया जाता है। क्लियर? देन फिर बात करें आगे, इसका आखिरी जो भाग है, ये फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। और इस पूरे भाग को कहते हैं गाइनोशियम। इधर देखिए जो आप यहां देख पा रहे हो, ये जो पूरा जो पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को कहते हैं आपके गाइनोशियम। ठीक है?
तो देखिए जो गाइनोशियम है ये यहां से लगा करके ये जो पूरा पार्ट है, इसमें देखिए कौन कौन है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखिए इस तरीके से ये है आपके स्टिग्मा, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, एक होती है वर्तिका यानी कि स्टाइल, स्टाइल, और लास्ट जो होती है ना, इसको कहते हैं आपके ओवरी यानी कि अंडाशय। क्लियर? तो वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों जो स्ट्रक्चर है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बनाती है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर बनाती है आपके जायांग। क्या बनाती है? जायांग। और इसी जायांग को कहते हैं अपने गाइनोशियम। और ध्यान रखना, गाइनोशियम आपने नॉर्मली नाम सुना होगा, गायनी या गायनी डॉक्टर, है ना। तो जो गायनो या गायनी जो वर्ड है फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स जो जायांग है ये पुष्प का कौन सा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है। कौन सा भाग है? एक पुष्प का फीमेल यानी कि मादा भाग होता है। क्लियर? तो यहां अभी हमने चर्चा की है कि एक फ्लावर के रूप में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे, जो नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो है एक पुमन यानी कि जो पुंकेसर है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि एक पुष्प का जो नर भाग है ना, नर भाग है। तो नर भाग के पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? पूरे ग्रुप को कहते हैं पुमंग, और इसके एक सदस्य को क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और ये होता क्या है? ये होता है पौधे का नर भाग यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्लियर? तो अब देखिए, ये मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो फिलामेंट, इस फिलामेंट को कहते हैं आपकी पूतंतु। क्या कहते हैं? पूतंतु। अब आप इसको केवल तंतु कह दीजिए या पूतंतु कह दीजिए, एक ही बात है, यानी कि फिलामेंट। और ये एक वृत्त की तरह संरचना है, इसको क्या कहते हैं? स्टॉक या वृत्त कहते हैं। क्लियर? फिर इसका ये जो भाग है फूला हुआ, इस फूले हुए भाग को कहते हैं एंथर, यानी कि इसको कहा जाता है परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश यानी कि एंथर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, परागकोश और पूतंतु के बीच में देखिए यहां जंक्शन होता है, ये जुड़े रहते हैं, यहां पर अटैचमेंट रहता है। इस अटैचमेंट को कहते हैं आपके संयोजी। क्या कहते हैं? संयोजी यानी कि कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो कुल मिलाकर के एक जो पुंकेसर है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पुंकेसर की, यानी कि स्टेमन। एक जो स्टेमन है ना, यानी कि पुंकेसर है, वो मूल रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है, पूतंतु, संयोजी और परागकोश, यानी कि फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। क्लियर? एक चीज गौर कीजिएगा, ये जो परागकोश है, इन परागकोश के अंदर आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो कंप्लीट जो आप इंटायर स्ट्रक्चर देख रहे हो, 3 का जो डिजिट दिख रहा है ना, और ये दोनों तरफ, इनको परागकोश कहते हैं कंप्लीटली, है ना। और इन्हीं परागकोश के अंदर आपके क्या बनते हैं? पॉलिन जो सेक है, और पॉलिन सेक के अंदर बनते हैं अपने पॉलिन ग्रेन यानी कि परागकण। क्या बनते हैं? परागकण। क्लियर? क्या बनते हैं? परागकण। और इन्हीं परागकण को ही एक नाम और है, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु। इसको और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु। क्लियर? तो अब थोड़ा और हम इसकी चर्चा करें कि जो परागकोश है ना, ये परागकोश वैसे 2 पालियों से मिलकर के बना होता है सामान्यतः। इस तरीके से देखिए, जैसे ये आपके फिलामेंट है और ये इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे। क्लियर? तो ये जो है इसको बोलते हैं आपकी यूनिलोब,
लोब, यानी कि एक पाली परागकोश। एक पाली मतलब एक टुकड़ा है और उस एक टुकड़े से पूरा का पूरा पुंकेसर बना हुआ है। और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, हर एक पाली में जो शेक है, पॉलन शेक है ना, इसको क्या कहते हैं, पराग कोश, वो बनते हैं आपके दो। ये कौन है, इसको कहते हैं पराग कोश, या इसी को आप कह सकते हो पॉलन चैम्बर, इसी को कह सकते हो पराग कक्ष कह सकते हो। और अंग्रेजी में कहते हैं अपने इसको पॉलन चैम्बर। क्या कहते हैं, पॉलन चैम्बर। क्लियर, रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, एक पाली परागकोश पौधे की कौन सी फैमिली में पाया जाता है, तो वो है बेटा, इसका एग्जांपल है मॉलवेसी। मॉलवेसी, तो मॉलवेसी जो पौधे की जो ग्रुप है, फैमिली है, कुल है ना, उनके पौधों में एक पाली यानी कि यूनिलोब परागकोश पाया जाता है। और ध्यान रखना, हर एक लोब में जो चैम्बर है, कक्ष है, ध्यान रखना भी, जो पराग कक्ष है, उन पराग कक्षों की संख्या कितनी होती है, पराग कक्षों की संख्या होती है आपके दो। लेकिन जनरली बात करें, जो सामान्यतः हमारे जो कोर्स में है कुर्सी फेरी, उनके अंदर जो पराग कोश जो है, यानी कि जो पुंकेसर है, वो क्या होता है, बाइलोब, यानी कि दो चैम्बर होते हैं। यहां बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे। क्लियर, तो देखिए हर एक चैम्बर में कितने कक्ष होते हैं, इसमें एक और ये दो, एक और ये दो। क्लियर, तो कुल मिलाकर के जो द्विपालित, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्विपालित परागकोश, यानी कि बाइलोब। क्या कहते हैं, बाइलोब एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइलोब एंथर कहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए हमने यहां चर्चा की है एंथर। एंथर दो टुकड़ों से अगर मिलकर के बना हुआ है तो उसको बाइलोब या द्विपालित कहते हैं। और अगर एक ही टुकड़े से मिलकर के बना हुआ है, एक लोब से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसको कहते हैं अपने यूनिलोब या एक पाली कहते हैं। और हर एक जो लोब है, पाली है, उसमें जो चैम्बर है, वो चैम्बर बनते हैं अपने दो। और ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, वो है अपने मालवेसी। क्लियर, और जो नॉर्मली जो हमारे सिलेबस में है वो है द्विपालित, यानी कि कैप्सेला वर्सा जो प्लांट है, उन प्लांट में द्विपालित प्रकार का एंथर पाया जाता है। क्लियर, फिर देखिए, जब एंथर पूरा विकसित हो जाता है, यानी कि जो पराग जो कोश है वो पूरा विकसित हो जाता है, तो ये जो पॉलन सेक यानी कि जो पराग कक्ष है, पराग कक्ष है ना, ये पराग कक्ष क्या है कि यहां से फट जाता है। इसको कहते हैं स्फुटन, यानी कि लाइन ऑफ डाइसेंस, इसको बोलते हैं स्फुटन। स्फुटन मतलब पराग कोश का फटना। समझ रहे हो बात को, स्फुटन का मतलब है पराग कोश का फटना। जब ये पूरा विकसित हो जाता है तो इनमें से परागकण बाहर वातावरण में रिलीज कर दिए जाते हैं और ये उपयुक्त स्थान पर जाकर के और जनन की पूरी प्रक्रिया करता है। क्लियर, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इधर, जब एक पराग कोश कंप्लीटली विकसित हो जाता है ना, जब एक पराग कोश कंप्लीटली विकसित हो जाता है तो उसमें इस तरीके से परतें बनती है। क्या होती है, इस तरीके से परतें बन जाती है। क्लियर, और फाइनली जो इसमें नंबर ऑफ जो पराग पॉलन ग्रेन है, यानी कि पराग कण, उन पराग कणों का निर्माण हो जाता है और ये पराग कण इसकी झिल्ली को भेद करके बाहर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। क्लियर, तो अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कि ये जो एंथर है, ये एंथर विकसित होता है, ठीक है, और आगे जाकर के किस प्रकार से परागकण का निर्माण करता है। क्लियर, तो देखिए, स्टार्टिंग में अगर बात करें कि जो परागकण है ना, जो परागकण का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है कि ये मान लीजिए पुष्पासन है ना, थैलेमस है, ये थैलेमस की बहुत सारी कोशिकाएं हैं।
होगा क्या कि जो पराग जो कण उनका जो निर्माण है वो होता है परागकोश के अंदर, और परागकोश यानी कि जो एंथर है, उस एंथर का जो विकास है, एंथर का जो विकास है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इनके अंदर कोई विशेष कोशिकाएं, मान लीजिए ये एक कोशिका, दो कोशिका, तीन और ये चार, इन सभी असंख्य कोशिकाओं में से कोई चार कोशिकाएं बाकियों से भोजन को अवशोषित करके, बाकियों से भोजन को अवशोषित करके आकार में बड़ी हो जाती है ना। तो हम किसी एक कोशिका को लेकर के बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये कोशिका आकार में बड़ी हो गई, इस कोशिका को कहते हैं आपकी प्रप्रसु कोशिका। क्या कहते हैं? प्रप्रसु कोशिका। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं आर्की स्पोरल सेल। और ध्यान रखना ये डिप्लॉयड होती है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अभी तक रिपीट कर रहा हूं कि इन असंख्य कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है और उन कोशिकाओं को प्रप्रसु कोशिका क्या कहते हैं? प्रप्रसु कोशिका यानी कि आर्की स्पोरल सेल कहते हैं। क्लियर? ये आर्की स्पोरल सेल और आगे विकसित होती है। ये आर्की स्पोरल सेल अब आगे विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित। यानी कि आर्की स्पोरल सेल में कोशिका विभाजन क्या होता है? अभी इसमें कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन, जब कोशिका विभाजन होता है तो इसके अंदर एक से दो कोशिकाएं बन जाती है। मैं फिर से कह देता हूं, मैं अब केवल आर्की स्पोरल सेल के ऊपर ही बात कर रहा हूं। क्लियर? तो ये आर्की स्पोरल सेल टूट करके दो भागों में बढ़ जाती है और इन कोशिकाओं को कहते हैं आपके पीपीसी और एक को कहा जाता है पीएससी। क्या कहते हैं? पीपीसी और पीएससी, यानी कि प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अर्थात इनको कहते हैं आपके प्राथमिक वित्तीय कोशिका और इसको कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्या कहते हैं? प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्लियर? अब देखें, अब इन दोनों के अंदर जो विकास है वो एक साथ चलता है। तो हम दोनों की बात कर रहे हैं कि जो पीपीसी है, पीपीसी प्राइमरी पैराइटल सेल है ना, यानी कि प्राथमिक वित्तीय कोशिका। गौर कीजिए, नाम क्या आ रहा है? वित्तीय कोशिका। यानी कि ये वो कोशिका है जो आगे जाकर के क्या बनाएगी? वित्तीय। देखिए कुछ इस तरीके से, ये जो लेयर बनी ना, ये लेयर्स है ना, ये लेयर्स बनाएंगी, इन भित्तियों का निर्माण करेगी, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, इनका निर्माण करेगी। क्लियर? तो ये तो बनाएगी भित्तियां, और ये है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो आगे जाकर के बीजाणु का निर्माण करेगी। क्या करेगी? बीजाणु यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? तो देखिए पीपीसी में लगातार परिणत तथा अपनत विभाजन। क्लियर? और ठीक इसी समय जो पीएससी है, पीएससी में कई समसूत्री विभाजन। अब एक चीज मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं कि एक नया शब्द सुनने को मिला है, परिणत और अपनत विभाजन। क्लियर? इसको कहते हैं क्लाइनल। क्या कहते हैं? मैं यहां लिख देता हूं, एक को बोलते हैं क्लाइनल डिवीजन और एक को बोलते हैं आपके एंटी क्लाइनल, है ना। परिणत को बोलते हैं क्लाइनल डिवीजन और अपनत को बोलते हैं एंटी क्लाइनल डिवीजन। तो ये होता क्या है सर? परिणत का आप यूं याद रख ले, परते, मतलब जो ये एक कोशिका है, इस एक कोशिका के लगातार विभाजन होने से परतें बनेंगी कुछ इस तरीके से। एक, दो विभाजन, तीसरा परिणत विभाजन, चौथा परिणत विभाजन, पांचवा परिणत विभाजन, लगातार। तो लगातार परिणत विभाजन होने से परतें बन जाएंगी, लेयर्स बनेंगी, है ना।
अ फॉर्मेशन ऑफ लेयर डन बाय क्लाइनल डिवीजन, यानी कि परतों का जो निर्माण है वो परिणत विभाजन से होता है। इतना दिमाग में सेट कर लो। क्लियर? अब बात होती है कोशिकाओं की। तो ये जो विभाजन है कौन सा, एंटी क्लाइनल, उसका उल्टा, यानी कि इस तरीके से ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बनती है यूं। ये वो विभाजन है जिनसे नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसे। समझ रहे हो बात को भी? कुछ इस प्रकार से। क्लियर? देखिए इधर, देखिए आप इधर, ये नंबर ऑफ सेल से ध्यान रखना है। एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है ना। एक एक कोशिका के परत से एक पूरी लेयर का निर्माण हुआ है। ठीक है? इधर अब देखिए पीएससी में, यानी कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में, यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में लगातार समसूत्री, यानी कि कौन सा विभाजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन की हमने अच्छे से बात की हुई है ना 11th में। तो देखिए, तो यहां लगातार माइटोटिक डिवीजन होने से नंबर ऑफ सेल्स बन जाती है कुछ इस प्रकार से। समझ रहे हो बात को? इन सेल्स को अब कहते हैं, देखिए इन सेल्स को, ये यहां के बाद का डायग्राम है ना, ऐसे। इन सेल्स को कहते हैं स्पोरोजिनस सेल या बीजाणु जन कोशिका। क्या कहते हैं? बीजाणुजन कोशिका या स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस सेल्स। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ईच एंड एवरी स्पोरोजिनस सेल्स आर डिप्लॉयड। प्रत्येक जो बीजाणुजन जो कोशिका है अभी भी द्विगुणित है। क्लियर? किसने बनाया है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ने, इस वाले ने, पीएससी ने। क्लियर? और पीपीसी प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने क्या बना दी, विभिन्न प्रकार की परतें, जो कि कौन कौन सी है। देखिए जो है अपने सबसे बाहर बात करें, एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीशियम, इसके नीचे आपके मिडल लेमिला, और जो लास्ट वन है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, जो एकदम लास्ट जो घेरा बनाता है एकदम, ये लास्ट वन, इस लास्ट वन को कहते हैं आपके टेपिटम। अधिचर्म, मध्यस्थवचा, अंतःस्थवचा और टेपिटम। क्लियर? इस तरीके से ये पूरा विकसित हो जाता है। अब देखिए, अब यहां आता है टर्निंग पॉइंट। क्या होता है? जो बीजाणुजन कोशिका है, इन बीजाणुजन कोशिका को ही अब क्या कहने लग जाते हैं, अब इन्हीं कोशिकाओं को कह देते हैं एसएमसी, एसएमसी, स्पोर मदर सेल, या यूं कहूं बीजाणु मात्र कोशिका, स्पोरोजिनस सेल, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि बीजाणु मात्र कोशिका। इस एसएमसी में, है ना, ये डिप्लॉयड है, ध्यान रखना, इस एसएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और देखिए अर्धसूत्री विभाजन की हमने अच्छे से चर्चा की हुई है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणसूत्रों की संख्या आदि। तो कुल मिलाकर के, तो लास्ट में इस चैम्बर की बात कर रहा हूं, यानी कि टेपिटम। तो टेपिटम के अंदर ये देखिए, ध्यान रखना, टेपिटम है, ये कौन सी परत है? टेपिटम। और ये इसके बाहर की परतें हैं, ये इसके बाहर की परतें हैं, इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से कि जो टेपिटम सेल है जो एक कवर कर लेती है, और ये कहलाता है पराग कक्ष, है ना। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपन पराग कक्ष। मतलब टेपिटम कोशिका इस तरीके से कवर कर लेता है, एक कमरे का, एक चैम्बर का निर्माण करता है, उसको पराग कक्ष या पॉलेन चैम्बर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके पॉलेन चैम्बर कहते हैं। क्लियर? और इसी पॉलेन चैम्बर में ये एसएमसी अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या करती है? 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, इस तरीके से। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूं प्राकृतिक रूप से, ये चारों की चारों आपस में जुड़ी रहती है। ध्यान रखना भी,
4 कोशिकाएं तो बनती है, लेकिन चारों के चारों आपस में जुड़ी रहती है कुछ इस तरीके से। ऐसे तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये काफी सारे बनती है ना, क्योंकि यहां जो कोशिकाएं बनती है ना स्पोन्जिनस सेल, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। हर एक कोशिका एसएमसी कहलाती है बाद में, और इसी एसएमसी से बहुत सारी जो कोशिकाएं बनती है। अब इन कोशिकाओं को कहते हैं आपके चतुस्क। क्या कहते हैं? चतुस्क, यानी कि टेट्राड। क्या कहते हैं? टेट्राड। टेट्राड्स, और वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि टेट्राड सारे सारे क्या होते हैं? अगुणित, यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? देखिए कुछ इस तरीके से जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाती है ना, कंप्लीट जब एंथर डेवलप हो जाता है, तो इसी को जूम करके यहां बताया गया है। सबसे बाहर की कौन सी परत है? आपके एपिडर्मिस। सबसे बाहर कौन सी भी? एपिडर्मिस। सेकंड नंबर एंडोथीशियम, थर्ड नंबर मिडिल लेमेला, और फोर्थ नंबर होती है टेपिटम। और इसी के अंदर कौन बनती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को अपन शॉर्टकट में बात कर रहे हैं एसएमसी, और ये क्या होती है? डिप्लॉइड। क्या होती है? डिप्लॉइड। जब इस तरीके से पूरा मैच्योर जब हो जाता है, तब इन्हीं से परागकण बाहर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में किस प्रकार से परागकोश का निर्माण होता है उसके ऊपर चर्चा की है। क्लियर? इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि सारा आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक अगर समझ में आए, पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।